मुखर्जी समिति न्यास द्वारा आयोजित बजट पर चर्चा के इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय भाई सत शर्मा जी, जम्मू कश्मीर में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय भाई सुनील शर्मा जी, क्लब के सचिव भाई गौरव जी, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, सभी पूर्व विधायक, पूर्व मंत्रीगण, विभिन्न संगठनों के सभी सम्माननीय पदाधिकारी, सभी उद्यमी व्यापारीगण, देवी और सज्जनों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं आप सबके बीच में आया हूं भारत सरकार द्वारा, वित्त मंत्री जी द्वारा हाल ही में जो बजट वर्ष 2025-26 के लिए रखा गया है, उस पर कुछ चर्चा आप सबसे करने के लिए। शुरुआत तो मैं उस समय से करूंगा जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, क्योंकि कई बुजुर्गों को मैं यहां पर देख रहा हूं जो उस समय भी व्यापार करते थे, लेकिन व्यापार किसके लिए करते थे मुझे पता नहीं। क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने 1970 में जब बजट की अनाउंसमेंट की और उसमें टैक्स लगाने का काम किया, बजट नहीं मैं कहूंगा, टैक्स की अनाउंसमेंट जब की, तो कोई कल्पना कर सकता है कितना टैक्स सेस मिला के लगा होगा? एनी फेयर आइडिया? अजय प्रकाश जी, कुछ आइडिया है? सूक्ष्म लघु उद्योग वालों को तो जानकारी इसकी पूरी रखनी, पिछले पूरे सारे खाते 70 से। उस समय इंदिरा जी ने जो टैक्स लगाए वो लगभग 97% पैसा आपका टैक्स और सेस में ही चला जाता है। यानी कि आपका अधिकतर पैसा जो आप कमाओ तो सरकार के खजाने में चला जाए। तो लोगों को लगा हम कमाएं क्यों और किसके लिए करें, तो काला धन पैदा होना शुरू हो गया। और आपने देखा होगा बहुत सारी एमनेस्टी स्कीम समय समय पर आई कि आपके पास जो काला धन है आप उसको घोषित करो, एक सर्टेन टैक्स दो और बाकी पैसा आपका सफेद हो जाएगा। ये क्यों करना पड़ा? उसका आधार क्या था कि कांग्रेस के ऐसे काले कारनामे थे, ऐसी काली नीतियां थी जिसके कारण जनता काला धन पैदा करने के लिए मजबूर हो जाती थी। आज एक ईमानदार व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना है और पिछले 10 सालों में वो प्रयास जारी है कि जनता ईमानदारी से टैक्स दे और सरकार ईमानदारी के साथ एक एक रुपया टैक्स का देश की भलाई के लिए खर्च करे। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने करके दिखाया है और मैं धन्यवादी हूं सभी टैक्स पेयर का। आपने बढ़ चढ़कर विश्वास करके पैसा दिया भी। आज हम गर्व करके कह सकते हैं कि मात्र 10 वर्षों के शासन में इस सरकार ने वो कर दिया जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं, 74 एयरपोर्ट थे 2014 में, आज 160 एयरपोर्ट हो गए। 8 एम्स थे, आज 24 एम्स हो गए। तालियां थोड़ी देर बचा के रखो, अभी लंबा है विक्रम जी, ये थोड़ी सूचना लंबी है थोड़ी सी। 74 एयरपोर्ट थे जो 160 हो गए, 8 एम्स थे जो 24 हो गए, 9 ट्रिपल आईटी से बढ़कर 25 हो गए, 16 आईआईटी 23, 13 आईएम बढ़कर 20 हो गए। हमारे यहां पे 740 यूनिवर्सिटी थी, आज 1148 यूनिवर्सिटी हो गई। 308 मेडिकल कॉलेज से बढ़कर 706 हो गए। हमारे मेडिकल कॉलेज में सीटें आज लगभग 1 लाख सीटों की वृद्धि हुई है। 75,000 सीटें हम और एमबीबीएस की अगले 5 साल में जोड़ने वाले हैं। यही नहीं साथियों, अगर आप देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें 31,000 थी, आज बढ़कर 61,000 हो गई।
एक नहीं अनेक क्षेत्रों में देखिए, इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे लाइन की लगभग पूरी हो गई कि ऑलमोस्ट ऑल द रेलवे लाइन हैज बीन इलेक्ट्रिफाइड। इसी तरह से नेशनल हाईवे हमारे 96,000 किलोमीटर थे जो बढ़कर 1.5 लाख किलोमीटर हो गए। ग्रामीण सड़कें 3,23,000 किलोमीटर थी जो बढ़कर 7,30,000 किलोमीटर हो गई। अब तो ये आंकड़े सुनने में लगता है कि सचमुच हुआ है, और जब हम कभी विदेशी लोगों से बात करते हैं तो मानते ही नहीं कि कैसे संभव हो सकता है। जब हम उनको कहते हैं कि 54 करोड़ नए बैंक खाते खुले और ये कांग्रेस के लोग कहते थे उसमें एक पैसा नहीं जमा होगा, आज उसमें 2,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा गरीब जनता ने जमा कराया, देश की बैंकिंग अर्थव्यवस्था को और मजबूत करके दिखाया। जब हम सत्ता में आए थे 2014 में, तब 12 में से 11 बैंक घाटे में थे, पीसीए फ्रेमवर्क में थे। आज 12 के 12 बैंक मुनाफे में है। इकलौता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज 66,000 करोड़ रुपए का मुनाफा एक साल का कमा रहा है। एक बैंक, आप कल्पना कीजिए। अगर ईमानदार सरकार आए, ईमानदार नेतृत्व आए, तो कैसे ईमानदारी के साथ संस्थाओं का भला भी होता है, संगठनों का भला भी होता है, और कुल मिलाकर देश के विकास को एक नई रफ्तार मिलती है। और इसीलिए शायद मोदी सरकार ने, अगर आप देखिए 2014 में कांग्रेस के समय 2 लाख पे ही आपको टैक्स देना पड़ जाता था। कितने पे? 2 लाख से ज्यादा आमदन हुई नहीं, आपको टैक्स देना पड़ता था। हमने 2.5 लाख किया, फिर 2019 में 5 लाख किया, 2023 में 7 लाख किया, और अब तो आपको लगा नई नई सरकार बनी, कहां से आपको टैक्स माफ करेंगे। लेकिन जितना आप में से किसी ने भी नहीं सोचा होगा, अब 12 लाख रुपए की आमदन तक जीरो टैक्स कर दिया है, जीरो टैक्स। अब जिसने ताली नहीं बजाई, इसका मतलब या तो इनकम टैक्स देता नहीं था या उसको अभी भी खुशी नहीं हुई। भाई 12 लाख पे जीरो टैक्स हुआ, मैं तो इतने से मानने वाला नहीं हूं। ताली की गूंज इतनी आनी चाहिए कि मोदी जी को पता चले जम्मू वालों ने कोई धन्यवाद किया है। मैं आज सुबह जर्मनी म्यूनिख से वापस आया, 5 बजे दिल्ली पहुंचा था और 7 बजे मैंने फ्लाइट पकड़ी, जैसे भाई साहब जी ने बताया। वहां कोई अच्छा काम हो तो अंग्रेज इतनी जोर से ताली बजाते हैं कि अगले को खुशी होती है, हाँ यार अच्छा निर्णय लिया था। अगर आपको लगता है मोदी जी को इसके बाद भी कुछ करना चाहिए तो आप फिर एक बार ताली बजा सकते हैं। वो इंडस्ट्री वाले खुश नहीं है आपसे, 4 लोग जो साउथ कोने में आए। अब थोड़ा सा पीछे फिर एक बार ले जाना चाहता हूं। आप बोलोगे टैक्स पे क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि सीधे सीधे सब परिवारों को फर्क पड़ रहा है। और अगर आज की स्थिति में देखूं तो आपको कम से कम 80,000 रुपया टैक्स देना पड़ना था अगर मोदी जी टैक्स माफी नहीं करते तो। लेकिन अगर कांग्रेस के टाइम के साथ थोड़ी तुलना करें कि 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब कितना टैक्स देना पड़ता, तो मैं उसका भी एक आंकड़ा निकाल के लाया था। 2014 में अगर आपकी 12 लाख रुपए की आमदन होती तो आपको 1,90,000 रुपया टैक्स देना पड़ता था। कितना? आवाज नहीं आई, कितना? आप कहते थे हॉल पूरा भरा हुआ, हॉल में तो आवाज ही नहीं है। आवाज मेरी नहीं निकलनी चाहिए थी इतना लंबा सफर करके। भाई मैं जोर से पूछना चाहता हूं, कितना टैक्स देना पड़ता अगर कांग्रेस की सरकार होती 2014 में? तो 1,90,000। तो समझ लो आपकी बचत कितनी हुई। तो अगर कांग्रेस ही आज तक टिकी रहती तो 1,90,000 जेब से चले जाना था। और अगर पिछले साल की बात करूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तुलना से, तब भी आपका 80,000 रुपए की बिल्कुल बचत हो रही है। यानी कि आप लाख रुपया आप भी कमाते हो, लाख रुपया आपकी पत्नी भी कमाती है, तो 2 लाख रुपया 1-1 लाख वालों को 1,60,000 रुपये तो घर में बचत होगी भाई। और कांग्रेस के जमाने से जोड़ूंगा तो कितनी? 3,80,000 रुपये की बचत होगी। ये छोटी मोटी बचत नहीं है।
और ये हिम्मत केवल प्रधानमंत्री मोदी कर सकते थे, क्योंकि उनको लगता है मध्यम वर्ग बचाएगा तो वो संपन्न भी होगा, संपन्न होगा तो और खर्चा करेगा, खर्चा करेगा तो उतनी डिमांड और जनरेट मार्केट में होगी, डिमांड जनरेट होगी तो उतनी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। तो इकोनॉमी का जो साइकिल है, वो चक्र जो है वैसे ही घूमता है। और मुझे खुशी इस बात की है कि पूरे देश भर में विपक्ष को छोड़ के बाकी सब ने जोरदार तालियां मारी। मैंने फिर बाद में विपक्ष वालों को पूछा, भाई आप टैक्स नहीं देते? कहते देते तो। मैं कहा आपका बचेगा? कहते हमारा भी बचेगा। कैंटीन में आके सबने कहा कि हमारे भी पैसे बचेंगे, लेकिन संसद में वो भी ताली बजाने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन कुछ निर्णय तो ऐसे होते हैं जो देश के हित में, जिसपे हमें सबको इकट्ठे होना ही चाहिए। अब एमएसएमई सेक्टर क्योंकि यहां पे ज्यादा है जम्मू कश्मीर में, यहां पे मूलतः उद्योग 1 दिसंबर 2002 के बाद आया, जो बाहर के लोग भी आए, जिसके कारण कुछ स्थानीय लोगों को भी रोजगार के अवसर मिले। वो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और अटल जी ने इंडस्ट्रियल पैकेज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को दिया और लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिले, हजारों फैक्ट्रियां यहां पर लगी। उसके बाद अब रिसेंटली एक पॉलिसी हमारी सरकार भी लेकर आई, जब गवर्नर रूल था, प्रेसिडेंट रूल था, एक पैकेज मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए दिया, डेवलपमेंट पैकेज लगभग 54,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का, जिसके कारण लाभ मिले। रेलवे लाइन का विस्तार हमने जम्मू कश्मीर में किया। देश के कई राज्यों में अभी तक एक एक वंदे भारत भी नहीं पहुंची, लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ मोदी जी को प्रेम है तो 2-2 वंदे भारत हमारे जम्मू को देने का काम किया है। हमारी रेलवे लाइन को और आगे पहुंचाया जा रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन सब की गई। अब अगर मैं एमएसएमई सेक्टर के लिए आऊं, सूक्ष्म लघु उद्योग, उसके लिए क्या क्या हमारी सरकार ने किया। पहली तो बात है कि आपकी क्राइटेरिया जो है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो माइक्रो एंटरप्राइजेज अगर पहले 1 करोड़ रुपए पे गिनी जाती थी इन्वेस्टमेंट, तो अब 2.5 करोड़ उसको कर दिया है। आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपया था तो उसको बढ़ाकर अब 10 करोड़ कर दिया है, यानी कि टर्नओवर दुगनी कर दी और इन्वेस्टमेंट आपकी 2.5 गुना ज्यादा कर दी। ऐसे मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए आपकी टर्नओवर 100 करोड़ से बढ़ाकर 250 करोड़ कर दी और आपकी इन्वेस्टमेंट कितने से कितने कर दी? बताओ भाई, लघु उद्योग भारती 50 से बढ़ाकर 125 करोड़ कर दी। इसी तरह से आपके जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, उनको भी 10 करोड़ से बढ़ाकर इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया जो है 25 करोड़ कर दिया और उनकी टर्नओवर 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ कर दी। इसका मतलब आपको और स्केल अप करने का मौका मिलेगा, और जब साइज एंड स्केल ऑफ द इंडस्ट्री बढ़ता है तो उसमें रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। बैंकों से भी आपको और प्रावधान और बेहतर मिल पाए, उसके बहुत सारे हमने योजनाएं लेकर आए हैं। तो साथ ही साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन भी शुरू किया ताकि हम अपना फैसिलिटेट कर पाए इजी एक्सेस जो आपको ऋण का है और एक्सपोर्ट क्रेडिट वो मिल पाए, क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सपोर्ट मिल पाए सभी एमएसएमई सेक्टर को। इसके अलावा हमने जो क्रेडिट गारंटी कवर है उसको माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को बढ़ाकर 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया है। इससे एडिशनल जो क्रेडिट आपको मिलेगा वो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट उपलब्ध होगा। तो जब ज्यादा पैसा आपके छोटे एंटरप्राइजेस को आएगा तो अपनी क्षमताओं को बढ़ा पाएंगे। स्टार्टअप्स के लिए भी हमने 10 करोड़ से बढ़ाकर इसको 20 करोड़ रुपया कर दिया है। और इससे सबसे बड़ा लाभ आप देखो, जो स्टार्टअप्स के लिए हमने पिछले 10 सालों में बार बार कदम उठाए हैं, उसका लाभ यह मिला कि भारत का स्टार्टअप्स की दुनिया में कहीं कोई नाम नहीं था। आज भारत के युवाओं की क्षमता देखिए, हम दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गए। 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप आज भारत में है। और जब दुनिया भर की कंपनियों को ताला लगने का समय आ गया था, उस समय भारत के युवाओं ने 117 यूनिकॉर्न बनाए।
यानी कि एक यूनिकॉर्न की वैल्यूएशन लगभग 8,500 करोड़ से लेकर 9,000 करोड़ है। 117 ऐसी बन गई और अगले 10 साल में कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि नए नए सेक्टर्स में आज युवा आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी, उस मिशन के लिए भी 500 करोड़ रुपए का प्रावधान अलग से किया है ताकि हम उसको कर सके। फिर जो आपके वेल रन एक्सपोर्ट एमएसएमईज हैं, उनको टर्म लोन जो है हमने वो 20 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया है। जो हमारे एमएसएमई सेक्टर का कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड, ये हम 5 लाख रुपए तक की लिमिट का माइक्रो एंटरप्राइजेस वालों को देने वाले हैं और ऐसे 10 लाख कार्ड आने वाले 1 साल में हम लोग देंगे। फंड ऑफ फंड हमने स्टार्टअप्स के लिए एक प्रावधान किया है जहां पर 10,000 करोड़ रुपया उसको दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो हमारी महिलाएं हैं, जो महिला उद्यमी हैं, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, इन सबको भी टर्म लोन 2 करोड़ रुपए तक का मिलेगा। ये अगले 5 साल तक हम इसकी सुविधा देंगे। लेदर और फुटवेयर वाले, जूते बनाने वाले और चमड़ा का व्यापार करने वालों को एक फोकस प्रोडक्ट स्कीम ये लागू की जाएगी ताकि इनकी जो एम्प्लॉयमेंट है इसमें और बढ़ोतरी मिले और ये लगभग 4 लाख करोड़ का टर्नओवर कर सके और 22 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार इस क्षेत्र में मिल सके। इसके लिए हमने जो वेट ब्लू लेदर होता था, जो जिसकी देश में कमी पाई जाती थी, अब उस पर भी इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर दी है ताकि आपको चमड़ा सस्ता मिल सके, उपयोग हो सके और आप उसको वैल्यू एडिशन करके यहां पर रोजगार भी उत्पन्न करें और एक्सपोर्ट भी कर सके। इसी तरह से ही कैंसर की बीमारी और ऐसी जानलेवा बीमारी जिसकी दवाई भारत में नहीं बनती, बाहर से लानी पड़ती है, ऐसी 36 दवाइयों पर भी टैक्स बिल्कुल 0 कर दिया है। कस्टम ड्यूटी बिल्कुल 0 कर दी है ताकि जान भी बच सके। अब मैंने 0 किस पे बताया आपको? 36 दवाइयों पे कस्टम ड्यूटी 0 कर दी। 12 लाख की आमदन तक हमने आपको इनकम टैक्स 0 कर दिया। और भी कोई 0 बताया कि नहीं बताया? वेट ब्लू लेदर पे भी 0 कर दिया। पर मैंने तो 3 0 बनाए, राहुल गांधी ने तो 6 0 लगा लिए भाई। 6 चुनाव लगातार दिल्ली में लड़े, लोकसभा से लेकर विधानसभा तक, सभी में 0 0 0 0 0 करने का रिकॉर्ड राहुल गांधी जी ने बना दिया है। लेकिन साथियों, आपको कई 0 लगाने पड़ेंगे अपने टर्नओवर के आगे, ताकि साइज एंड स्केल बढ़ाने की जो हम बात कर रहे हैं, अगर आपकी 1 करोड़ की आज टर्नओवर है तो आप उसको 10 करोड़ तक कैसे ले जा सको, 10 करोड़ की है तो उसको 100 करोड़ तक कैसे ले जा सको, 100 करोड़ की तो उसको 1000 करोड़ तक ले जा सको। क्योंकि आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही, भारत के बढ़ते कदमों की ओर। और हमने जो संकल्प रखा है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाकर दिखाएंगे, हमने उस दिशा में बहुत तेजी के साथ कदम आगे बढ़ाए। सन 2014 में भारत दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी। अटल जी 2004 में 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना गए थे। आज 10 साल बाद भी 2014 तक 10वें नंबर पर ही रही, जब तक कांग्रेस की सरकार रही। लेकिन पिछले 10 सालों में हमने 10वें नंबर से बढ़ाकर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बना दिया है। और अगले 5 सालों में, 5 साल भी नहीं वैसे लगेंगे, अगले 3 से 4 सालों में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़ा हो जाएगा। अब आप सोचते होंगे इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क पड़ता है कि युवाओं को रोजगार मिलता है। अब जैसे गिग वर्कर्स हैं, ये असंगठित क्षेत्र है, इनकी तादाद बहुत बढ़ गई है, 1 करोड़ से ज्यादा हो 1 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं।
अब हमने कहा है कि ई श्रम पोर्टल के साथ अगर गिग वर्कर्स जुड़ते हैं तो उनको 5 लाख रुपए का इलाज बिल्कुल मुफ्त मिलेगा पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत। यानी कि उनको अपनी जेब से कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। कोई डिलीवरी बॉय आपके यहां पर है तो उसको पैसा भारत सरकार देगी उसके इलाज के लिए। चिंता भी आपकी हमने मुक्त कर दिया है। इसी तरह से ही हमारे जो अन्नदाता हैं, उन अन्नदाताओं के लिए, किसानों के लिए पहले बैंक से 3 लाख रुपया ऋण मिलता था किसान क्रेडिट कार्ड पर। अब किसान क्रेडिट कार्ड पर जब आप ऋण लेते हो, लोन लेते हो, तो आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलती है, यानी कि आपको सब्सिडी मिलती है। अगर 7% आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो 4% सब्सिडी मिलेगी, आपको मात्र 3% देना पड़ता है। अब मोदी सरकार ने उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया है। अब किसानों को 70% ज्यादा पैसा मिल पाएगा। इससे किसान अपने टूल इक्विपमेंट और ज्यादा खरीद सकते हैं, अपनी खेती बाड़ी को बढ़ा सकते हैं। और हमने 100 डिस्ट्रिक्ट ऐसे और पकड़े हैं जिसके 1,70,00,000 किसानों को उनकी फसल पैदावार को बढ़ाने के लिए हम लोग ताकत लगाएंगे और उसमें भी हम उनकी मदद करने वाले हैं। एक योजना हम वो भी लेकर आ रहे हैं। 3 दालों को हम अपने ही देश में और पैदा करेंगे, विदेश से इंपोर्ट नहीं करेंगे। आत्मनिर्भर पल्सेस के यानी कि दालों के क्षेत्र में बनाएंगे, तो वो भी हम करने जा रहे हैं साथियों। तूर, उड़द, मसूर की दाल, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। और जो 7 करोड़ से ज्यादा हमारे किसान हैं, मछुआरे हैं या दूध उत्पादन वाले हमारे भाई बहन हैं, उन सबको 3 लाख से बढ़कर अब 5 लाख रुपए बैंकों से मिल सकता है। 1100 से ज्यादा हम लोग एग्री डिस्ट्रिक्ट्स इस तरह से उसको कवर करने वाले हैं ताकि माइग्रेशन भी कम हो, रोजगार स्वरोजगार के अवसर ज्यादा मिल सकें। 1-2 विषय आप सबके बीच में मुझे और रखने हैं। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म बड़ी तादाद में चलता है। 50 टूरिज्म डेस्टिनेशन की साइट्स को हम और विकसित करेंगे और इसको चैलेंज मोड के रूप में लेंगे। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप लोग भी इसमें मदद करें ताकि आप डालें कि आपका पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन है, उसको हम चिन्हित करते, उसमें आप क्या सुविधा देखना चाहते हो, उसका फायदा मिलेगा। और मुद्रा लोन हम होम स्टे वालों को देंगे ताकि आप अपने घर में 2 कमरे एक्स्ट्रा रख के उसको दे सकते हो, तो आपकी आमदन भी शुरू हो जाएगी। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ये दी जाएगी टूरिस्ट एमिनिटीज के लिए। और यही नहीं साथियों, जो क्लीन टेक स्टार्टअप्स है या मैन्युफैक्चरिंग है, उसके लिए भी भारत सरकार योजना लेकर आ रही है ताकि आप उस दिशा में भी आगे बढ़ें। उसमें विंड टर्बाइन से लेके ईवी बैटरीज, अब तो पंप स्टोरेज पावर भी आनी शुरू हो गई है। पीवी सेल्स की बात करें, इलेक्ट्रोलाइजर्स की बात करें, इन सब के ऊपर फंडिंग आपको और ज्यादा मिलेगी ताकि क्लीन टेक्नोलॉजी को हम और बल दे सकें। 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम लोग स्किलिंग के लिए खोलने वाले हैं ताकि इंडिया शुड बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्किल्ड मैन पावर हब, स्किल हब भारत बने, इस दिशा में हम लोग काम करें। जहां मैं जर्मनी में था, बवेरिया एक उनका बहुत बड़ा राज्य है, म्यूनिक वहां पे एक शहर पड़ता है, वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत है लेकिन वहां पर स्किल्ड मैन पावर की लगातार कमी आ रही है। दुनिया भर के देशों में जहां एज सोसाइटी हो रही, जापान हो, जर्मनी वैसे अन्य देशों में, वहां और ज्यादा लोगों की आवश्यकता है। मैं पहली बार जर्मनी 1997 में गया था, तब से लेके अब तक मेरा कई बार जाना हुआ। एक बड़ा बदलाव मैंने देखा। आज वो भारत की ओर बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। उनको लगता है भारत में युवाओं की कोई कमी नहीं, भारत में युवाओं की बड़ी संख्या है। वो नर्सिस हो, इंजीनियर हो, व्हाइट कॉलर जॉब हो, ब्लू कॉलर जॉब्स हो, कोई भी हो, भारत के युवा हमारे यहां पर आकर काम कर सकते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। वो कोलैबोरेशन करने के लिए ढूंढ रहे हैं कि भारत की कंपनीज के साथ हमारी कोलैबोरेशन हो सके।
तो साथियों, ये जो भारत सरकार के कदम है कि आप अपनी क्षमता बढ़ाएं, एक और आप अपनी क्षमता बढ़ाएं, दूसरी ओर कोलैबोरेशन करें या फिर दूसरों के साथ काम करें, तो इसमें कुल मिलाकर भारत की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। लेकिन ये जो स्किल सेंटर्स की मैं बात करता हूं, इसका पूरा पूरा फायदा भारत की इंडस्ट्रीज को और कहीं हद तक हम विदेश की इंडस्ट्रीज को भी दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक रोल आता है जब बच्चा पैदा होता है या महिला गर्भवती होती है, उस समय तो 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं को, 8 करोड़ बच्चों को, 20 लाख एडोलेसेंट गर्ल्स को सक्षम आंगनवाड़ी 2.0 के अंतर्गत हम लोग लाए हैं, ताकि वो अनिमिक ना हो, वो कुपोषण का शिकार ना हो, मैल नरिशमेंट के केसेस जो है उनसे बचा जा सके। इसके लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान किया गया है। अब जब बच्चा आपका स्कूल चला जाए तो वो कारोबार करने के लायक, रोजगार करने के लायक या स्वरोजगार के लायक कैसे बन पाए, तो उसके लिए अटल टिंकरिंग लैब भी हम स्कूलों में खोलने जा रहे हैं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, पिछले 10 सालों में हमने 10,000 अटल टिंकरिंग लैब देश के स्कूलों में खोली और अब अगले 5 सालों में हम 50,000 अटल टिंकरिंग लैब देश के स्कूलों में खोलने जा रहे हैं। इससे सरकारी स्कूलों में भी बच्चों को कम उम्र से ही इंक्यूबेशन सेंटर, वहां पर उसको जानने का अवसर मिलेगा, साइंस को समझने का अवसर मिलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। नहीं तो हमारे यहां पर किताबी कीड़ा बनाया जाता कि आपके नंबर कितने आते हैं, लेकिन डिग्री लेने के बाद उसको आता कितना है मुझे नहीं पता, इंडस्ट्री वाले ज्यादा जानते होंगे। तो केवल डिग्री उसके पास ना हो, बचपन से उसको आदत पड़े कि प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है, और उसको एक बहुत बड़ा बदलाव हम लोग यहां पे करने वाले हैं। राज्य की सरकारों के पास पैसा ज्यादा आए तो हमने 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अगले 50 साल तक राज्य की सरकारों को कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा और ये 1.5 लाख करोड़ रुपए हम राज्यों को दे देंगे उनके विकास करने के लिए, यह भी हमने तय कर दिया है। साथियों, यही नहीं, आप देखते होंगे रास्ते पे रेडी पटरी फड़ी वाले हैं जिनके पास दुकान खरीदने की क्षमता नहीं है, लेकिन वो धंधा करना जानते हैं, व्यापार करना जानते हैं, लेकिन उनको रहना पड़ता है किसी ब्याज पे पैसा देने वाला जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ब्याज कितना वसूलते हैं वो 36% ब्याज, यानी कि 3% महीने का ब्याज वसूलते हैं और कुछ एक किस्त पहले काट लेंगे। लेकिन हमने उसको और सुविधा ये कर दी है कि वो स्वनिधि योजना के अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर करवाए। 10,000 से लेके उसको 50,000 रुपए तक मिलता था। हम अब तक 68 लाख लोगों को स्वनिधि योजना के अंतर्गत पैसा दे चुके हैं। अगर वो डिजिटल लेन देन करता है, सब्जी बेचने का, चाय बेचने का, चूड़ी बेचने का, कुछ और बेचने का काम भी, तो डिजिटल लेन देन पे और समय पे पैसा वापस करने पे उसका ब्याज पूरा माफ हो जाता है। आप कल्पना करो किसी व्यक्ति को 36% ब्याज देना पड़ता हो और आज डिजिटल लेन देन करके समय पे ब्याज देने पर उसका ब्याज माफ कर दिया जाए, तो उसका तो जीवन और उसको प्रॉफिटेबिलिटी देखिए कितनी होती होगी। ये मोदी सरकार ने 68 लाख रेडी पटरी फड़ी वालों को किया जो शहरों में थे। अब हम इसको ग्रामीण भारत में भी करने वाले हैं। करोड़ों युवाओं को और ऐसे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। साथियों, सेकंड एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम हम लोग वापस लाने वाले हैं, जिसमें 10 लाख करोड़ रुपया मिलेगा। जल जीवन मिशन, इसके अंतर्गत हमने 13 करोड़ घरों को नल से जल दे दिया है। 80% घरों पे मिल गया, जो 20% रह गया अब उसको भी हम देने चाले हैं। कैंसर के केसेस तो नहीं बढ़ रहे, लगता है समाज में कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और कैंसर के केसेस बढ़े तो उसमें डे केयर सेंटर भी बहुत जरूरी है और उसका उपचार भी बहुत जरूरी है, इलाज भी बहुत जरूरी है। तो मोदी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम देश के हर जिले में डे केयर कैंसर सेंटर खोलेंगे और इसी साल 200 डे केयर कैंसर सेंटर खोल देंगे और कैंसर की जो दवाई विदेशों से लानी पड़ती है उस पर 0 कस्टम ड्यूटी भी कर देंगे। तो एक तरह से ये भी कर दिया।
अब डॉक्टर्स की कमी ना हो, विदेशों में बच्चे डॉक्टरी पढ़ने जाते थे। मैंने आपको बताया कि हमने कैसे दुगनी सीटें एमबीबीएस की कर दी। अब हम अगले 5 सालों में 75,000 सीटें एमबीबीएस की और बढ़ा देंगे और इसी साल 10,000 एमबीबीएस की सीटें एक ही साल में और बढ़ जाएंगी। आपके कितने बच्चों को डॉक्टर बनने का अवसर मिलेगा। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, इस पर हम लोग 20,000 करोड़ रुपया खर्च करने वाले हैं। मुझे आज भी याद है सन 2012-13 में शायद, मैं जर्मनी में ही था उस समय भी, तो जर्मनी ने उस समय अपने सारे न्यूक्लियर फैसिलिटी को शट कर दिया था। बहुत पहले उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी को शुरू किया, घरों की छतों पे सोलर प्लांट। उस समय, हमने तो अब लगाए मोदी जी के आने के बाद, उन्होंने उस समय लगाने शुरू कर दिए थे। लेकिन उन्होंने गलती एक की कि उन्होंने अपना थर्मल भी बंद कर दिया, न्यूक्लियर भी बंद कर दिया। भारत वो गलती नहीं करने वाला। हमने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता को बढ़ाया है। विंड हो, सोलर हो, हाइड्रो हो या बायोगैस हो, इसमें हमारी क्षमता लगातार बढ़ी है। हमारी दुगनी पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी हमने पिछले 10 सालों में कर दी। अगर हम 2.5 लाख मेगावाट करते थे, आज हम 4.5 लाख मेगावाट उत्पादन करते हैं और इसमें 75,000 मेगावाट तो केवल सोलर की है। हमारी जो क्षमता आने वाले समय में हम करने वाले हैं, उसमें विंड रिन्यूएबल को तो बढ़ाएंगे, साथ में न्यूक्लियर को भी मिक्स करने वाले हैं। और कोयले के भंडार हमारे पास अगले 300 साल के पड़े हैं, हम उसका उपयोग भी करेंगे, लेकिन प्रदूषण कम हो। इसलिए हम कोल गैसिफिकेशन की ओर भी जा रहे हैं कि गैस कोल से कैसी बनाई जाए ताकि और क्लीन एनर्जी की ओर हम आगे बढ़े। वो भी हमने अनाउंसमेंट इसमें कर दिया है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं, सारी यहां पे बताऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। शिप बिल्डिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने वो भी किया। एक जो हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट की बात है, उस पर बहुत बड़े कदम हम लोग उठा रहे। एयर कार्गो फैसिलिटी भारत सरकार वो खड़ी कर रही है। फिर एमआरओ, जो रिपेयर करने के सेंटर्स बनते हैं हवाई जहाजों को, उसको देश के अलग अलग कोनों में बनाने जा रही है। जम्मू कश्मीर के लिए तो इतना बल सरकार दे रही है कि यहां पे माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ साथ जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जहां पे हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम बनता है, वो भी देश और विदेश में जाए, उसके लिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। और हमारे यहां पर जैसे पर्यटकों की संख्या, टूरिस्ट की संख्या बढ़ रही है, तो यहां के लोगों की आय के अवसर भी लगातार बढ़ रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी का किसको लगता है कि लाभ हुआ है कि इंटरनेट की सुविधा का? आप में से जिस जिसको लगता है कि इंटरनेट की सुविधा का लाभ हुआ, वो हाथ खड़ा करके बताए जरा। जिसके हाथ खड़े नहीं हुए, या तो उसके पास स्मार्टफोन नहीं है। लगभग सबके ही हो गए। चेक शर्ट वाले भाई का नहीं हुआ हाथ खड़ा। अभी 2G पे ही हो, यहीं तक हाथ खड़ा, तो यहां तक जाएगा तो 5G कनेक्शन है। अब तो 5G टेक्नोलॉजी भी भारत की अपनी है भाई, 4G टेक्नोलॉजी भी हमारी अपनी है, और 6G टेक्नोलॉजी दुनिया में जब आएगी तो दुनिया के सबसे पहले देशों को जो 6G टेक्नोलॉजी लाएंगे, उसमें भारत का नाम भी होगा। ये वो भारत है जो कल तक 2G टेक्नोलॉजी लेने के लिए भी दुनिया के देशों के पास लाइन लगा के खड़ा होता था। आज दुनिया भर में डिजिटल पेमेंट करने वाला देश अमेरिका, यूरोप, जापान ये नहीं है। दुनिया की 46% डिजिटल पेमेंट, 46% डिजिटल पेमेंट दुनिया की भारत से होती है। एक रेडी वाला, रिक्शे वाले से लेके आप जैसे बड़े बड़े उद्योगपति भी करते हैं। और दुनिया के देशों में आज भी वो चेक काट रहे हैं या फिर अपने कैश से पैसा बांट रहे हैं, वैसा चल रहा है। इसलिए टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। इसलिए हमने प्रयास कर रहे हैं कि देश के जो ग्रामीण स्कूल है, जो सरकारी स्कूल है, भारत नेट के माध्यम से जो हमने देश के सभी पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर डाल दी है, हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर डाल के गांव के स्कूल को इंटरनेट का कनेक्शन देंगे, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देंगे, ताकि आपके बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम मिल सके। और केवल स्मार्ट क्लासरूम नहीं, उनको स्मार्ट शिक्षा भी मिल सके। ये सरकारी स्कूलों के लिए भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने करके दिखाया है। अंत में इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में मैं इतना ही कहूंगा, जो
जीएसटी हम लोग लेकर आए। कुछ लोग उस समय जीएसटी का विरोध करते थे। आज आप देखिए, जो टोल नाके थे वो भी खत्म हो गए, ट्रांसपोर्टेशन का टाइम कम लगता है। जहां 90,000 करोड़ रुपया ही मात्र टैक्स इकट्ठा होता था कोविड से पहले, आज 1,75,000 करोड़ रुपया ऑन एन एवरेज जीएसटी कलेक्शन होती है। इससे राज्यों को भी लाभ मिला है, इससे विकास की योजनाएं भी बढ़ी हैं। और एक बात मैं आपसे और कहूं, जो हमारे टीडीएस इकट्ठा करते थे, जो स्मॉल टैक्स पेयर से, अब हमने उसको भी बढ़ा के, जो आपको रेंट आता है उस पे पहले 2,40,000 रुपए पे टीडीएस कटता था, अब उसको 6 लाख पे तक बढ़ा दिया है। और इसी तरह से जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको 50,000 की आमदन पे ही टीडीएस देना पड़ता था, टैक्स डिडक्शन होता था, अब उनको दुगना कर दिया है, 1 लाख तक उनको भी छूट दे दी गई है। न्यू इनकम टैक्स बिल हम लेकर आए हैं, अब वो कमेटी को दिया गया है, अगले सत्र में वो आ जाएगा। जब इतनी मोटी किताब आपको इनकम टैक्स की पढ़नी पड़ती थी, हम उसको का लगभग आधी कर देंगे और सरल कर देंगे, ताकि आम नागरिक भी इनकम टैक्स को बेहतर समझ पाए, सरलता से समझ पाए और उसको ज्यादा मुश्किल ना हो। जो 90 लाख से ज्यादा टैक्स पेयर ने वॉलंटरी अपनी इनकम टैक्स की जो एडिशनल टैक्स देना था उसको अपडेट किया है। जो 2022 की हमने सुविधा थी अपडेट करने की, हमने उसको एक बार फिर बढ़ाया है। 2 साल से बढ़ाकर इसको हमने 4 साल कर दिया है कि आप अपनी रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं। इससे भी एक बार आपके पास अवसर है, कोई त्रुटि रह गई हो, कोई गलती रह गई हो, कहीं भूल हो गई हो, तो उसको सुधार करने का अवसर भी आप पे विश्वास करके मोदी सरकार ने आपको एक बार अवसर और दे दिया है। और नेशनल सेविंग स्कीम पर जैसे आपकी मांग थी वैसा हमने कर दिया है। जम्मू कश्मीर के लिए एक नहीं अनेक प्रोजेक्ट्स हम लोग लेकर आए हैं, ये सब किया है। और साथ ही साथ केंद्र ने भी 41,000 करोड़ रुपया बजट में एलोकेशन जम्मू कश्मीर के लिए की है। साथियों, मेरा आप सबसे अनुरोध इतना ही रहेगा कि योजनाओं का लाभ भी उठाएं और जो घोषणा हमने बजट में की है उसको जन जन तक भी पहुंचाएं। छोटी छोटी क्लिप बनाकर अगर आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डालेंगे तो इसका बहुत लाभ मिलता है, सरल तरीके से जानने के लिए। टेम्पलेट्स भी बनी हुई है कि क्या किस वर्ग को लाभ मिलने वाला है। एक सिंगल स्लाइड में वो सारा आ जाता है कि कैसे आपको लाभ मिलेगा। जैसे 1.5 लाख करोड़ रुपया केवल और केवल एमएसएमई सेक्टर को बैंकों से ऋण की सुविधा ज्यादा मिल जाएगी केवल क्षमता बढ़ाने से। अगर आप याद करो, कोविड का समय मॉरेटोरियम पीरियड आपको दिया था, मॉरेटोरियम पीरियड दिया था कितना, 6 महीने का दिया था उस समय, तो आपके बैंक खाते एनपीए नहीं हुए। फिर आपको लगा कि आपको पैसे की और जरूरत है, तो हमने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ईसीएलजीएस लेकर आए थे और आपको 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल दिया, वो भी बगैर आपकी घर जमीन गिरवी रखे। ये आज तक 75 साल में कोई सरकार नहीं कर पाई थी। ये मोदी जी ने आप पे विश्वास करके 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल दिया। पैसा कुल मिला के सच्ची 4 लाख करोड़ रुपए, सुनील भाई 4 लाख करोड़ रुपए हमने उस समय बैंकों से सभी व्यापारियों को दिया। और उसका कारण है कि लगातार भारत की अर्थव्यवस्था को इनकी मेहनत के कारण उसका बल मिला। लेकिन योजना सरकार की थी, मेहनत तो उद्यमियों की, उद्योगपतियों की थी। आज वही ताकत आपको इनकम टैक्स में छूट देकर बाकी जगह जहां जहां राहत देने की बात है, बैंकों से मदद करने की बात है, वो कर रहे हैं। सरकार ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर 10,68,000 करोड़ रुपया इस साल के लिए रखा है। पिछले साल वो 11 लाख करोड़ था, उसके पिछले साल 10 लाख करोड़ था, उसके पिछले साल 7.5 लाख करोड़ था। अगर आप कांग्रेस के 10 साल का कुल मिला के कैपिटल एक्सपेंडिचर देखेंगे तो हमारे 2 साल से भी कम था, 10 साल का मिला के। तो इसका मतलब सरकार जब ज्यादा निवेश कर रही है तो उतना रोजगार, उतना व्यापार, उतने अवसर और ज्यादा मिल रहे हैं।
और ये सारे के सारे अवसर भारत और भारतीयों के लिए हैं और भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में है। तो आइए एक ही संकल्प हम लेकर जाएं कि ईमानदारी के साथ व्यापार को आगे बढ़ाएंगे, भारत के विकास को 4 चांद लगाएंगे और 2047 से पहले विकसित भारत बनाकर दिखाएंगे। तो मन पक्का है तो बोलिए भारत माता की। जिनका मन पक्का है, भारत ने जिसको 2 हाथ हैं वो तो दोनों खड़े कर सकता है, जिसको दोनों साइड से थोड़ा दबा दिया गया उसको मैं समझ सकता हूं, मजबूरी है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है सुबह सुबह सबके लिए काम करने की बहुत जल्दी भी होती है, लेकिन आप पहला समय फर्स्ट हाफ ऑफ द डे आप इस कार्यक्रम के लिए निकाल कर आए। मैं सभी एसोसिएशन फेडरेशंस के सभी सदस्यों का, सभी महिला उद्यमियों का, सभी अपने नेतागण का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे सुना भी और आशा करता हूं कि आप जन जन तक की आवाज पहुंचाएंगे भी। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद।